किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। ये शर्मनाक है नीतीश बाबू। यहाँ फैमिली प्लानिंग पर आपके बहके हुए बयान की बात नहीं हो रही, उस पर तो आपने माफी मांग ली, लेकिन जाति के आधार पर राज्य की आबादी का जो आपने सर्वे कराया और उसकी जो रिपोर्ट पेश की है, उसको लेकर बिहार की जनता से कौन माफी मांगेगा? बिहार की पब्लिक को कौन फेल कर रहा है या उसे इस हालत में पहुंचा देने के लिए कौन कसूरवार है? बीमारू, बी मतलब बिहार, मां मतलब मध्य प्रदेश, रू यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 80 के दशक में देश के बड़े लेकिन पिछड़े राज्यों के बारे में ये शब्द गढ़ा गया था। वो राज्य जिन्होंने अगर समय रहते अपने को नहीं सुधारा तो देश की तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इस बीमारू से राजस्थान ने अपने को बाहर कर लिया। मध्य प्रदेश भी खुद को इसमें नहीं गिनता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी दावा है कि अब उसे भी इस बीमार राज्यों की श्रेणी में गिनने की जरूरत नहीं है। जिद है तो बिहार की, जो बीमारू के बी को छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार की जातिगत सर्वे की रिपोर्ट भी यही पिक्चर खींच रही है। नंबर को देखें तो लगता है कि लगभग हर पैमाने पर बिहार फिसलता जा रहा है। आबादी के लिहाज से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय करीब 55,000 थी, जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी कम थी। उसी साल राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम 1,50,000 रुपए थी, यानी बिहार की आबादी देश के औसत के 1/3 इनकम से ही खुश थी। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में साक्षरता करीब 62% थी, जो राष्ट्रीय औसत 73% से काफी कम था। हालांकि 12 साल बाद आए सर्वे में हालत बदली दिख रही है। यहाँ साक्षरता 79% हो गई है, पर 2011 सेंसस में देश में ग्रेजुएट की तादाद 8.15% थी। लेकिन नीतीश सरकार की 2023 की जाति सर्वे रिपोर्ट में बिहार में ग्रेजुएट्स की संख्या अब भी 7% है। दूसरे पैमाने देखिए, 100 में से 95 लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। 2 व्हीलर रखने वाले महज 4% लोग हैं। 4 व्हीलर अब भी लग्जरी है। राज्य में 100 में से एक व्यक्ति की भी हैसियत कार रखने की नहीं बन पाई है। और डिटेल भी है, लेकिन कोई नंबर हौसला बुलंद करने वाला नहीं है। तो सिर्फ जातियों का नंबर और उनकी आबादी में हिस्सेदारी का पता लगाना इस सर्वे का मकसद था, तो वो पता चल गया है। लेकिन इसे जाने बगैर भी राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से कौन रोक रहा था? इसका जवाब तो नीतीश, उनके सहयोगी आरजेडी कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी भी इससे बच नहीं सकती। और नंबर जब सामने आ गया तो इससे निकलने का शॉर्टकट क्या निकाला जाए? आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 65% कर देते हैं। और पॉलिटिकल क्लास की यही छोटी सोच शायद विकास से बिहार को दूर रखता रहा है, क्योंकि इसके लिए काम बहुत करना होगा, लेकिन ना तो उसका विजन दिखता है और ना हिम्मत। बिहार की स्थिति बहुत चिंताजनक है और इस पे चर्चा होनी चाहिए ज़रूर से, देश में भी और बिहार के जो लोग हैं, राजनीतिक चिंतक लोग वहाँ के, उनको पता चलना चाहिए कि उनके राज्य की स्थिति क्या है। ये कंपैरिजन का इशू नहीं है कि किसी और राज्य से आप कंपेयर करें और खुश हो जाएं। ये एब्सोल्यूट टर्म में अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमने इतने सालों बाद भी कहाँ स्थिति पहुँचा दी है, और उसके बावजूद हम उसको हंस हंस के डिफेंड कर रहे हैं कि हमने बड़े पारदर्शी तरीके से वो पिक्चर रखी है। गुस्सा आता है ये नंबर देख करके कि वाकई क्या ये हो सकता है कि 1980 में जब एक डेमोग्राफर ने कहा था कि बीमारू राज्य है, 43 साल बाद भी वो बीमारू राज्य बना हुआ है। नंबर बता रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के, ये किसी भाजपा के, किसी विरोधी दल के नहीं है, ये बिहार सरकार के अपने नंबर हैं जो उनकी पोल खोलते हैं। तो विकास का मॉडल, आरक्षण का मॉडल और ये जो तमाम तरीके की सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इनकी पोल खुलती हुई दिख रही है। इसकी परतों को समझते हैं कि मूल वजह क्या इसके बात है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि 7% लोग केवल ग्रेजुएट हैं और आधा बिहार सिर्फ मैट्रिक पास है। अगर ये नहीं आपको चौंका रहा है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभय आनंद जी हैं।
पटना विश्वविद्यालय के पूर्व HOD इकोनॉमिक्स प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनिंदर नाथ ठाकुर जी, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद समी अहमद साहब। आप सबका सर बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। समझने की कोशिश करते हैं इसको कि ये दरअसल मसला है क्या। नवल किशोर जी, ये बिहार में क्यों पिछड़ोपन इतना आ गया? अब बिहार की सरकार की प्राथमिकता में मैं समझता हूं कुछ दोष है और कुछ ऐतिहासिक कारण। अगर बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा है तो कुछ इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं। बिहार ईस्टर्न इंडिया का एक राज्य है, बंगाल प्रेसिडेंसी का, और आप जैसा जानते हैं कि बिहार परमानेंट सेटलमेंट जोन में आता है। यहाँ किसान आंदोलन हुआ और बिहार पहला राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया, लेकिन अधूरा रहा लैंड रिफॉर्म्स का एजेंडा। स्वाभाविक है कि जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं वो बिहार के विकास के पक्ष में ऐतिहासिक रूप से नहीं है। तो अगर बिहार को आगे बढ़ना था तो जिस तरह से शुरुआत आजादी के बाद कुछ हुई, संस्थागत परिवर्तन हुए, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ बड़े कदम उठाए गए शुरुआती दौर में, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 90 के बाद का जो दशक है, पिछला 3 दशक, जिसमें लालू राबड़ी शासनकाल आता है और अब नीतीश कुमार का शासन पिछले 15 साल से अधिक का है, और अगर दोनों को मिला दें तो एक ही सामाजिक आर्थिक वर्ग का शासन रहा है। तो शुरुआती 15 साल में आर्थिक विकास एजेंडा में नहीं था। मैं पिछले 60 साल से पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूं छात्र और शिक्षक के रूप में, और मैंने सुना है ऑन रिकॉर्ड, लालू जी जो एक सर्वमान्य नेता रहे हैं फर्स्ट 15 ईयर्स 90 से लेकर 2005 तक, उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा सामाजिक विकास है, सौहार्द है। तो स्वाभाविक ही उनके एजेंडा में नहीं था। दूसरा जो बड़ा डेफिसिट हुआ था वो गवर्नेंस डेफिसिट हुआ। यहाँ एक बड़े पुलिस अधिकारी बैठे हैं जिनकी बहुत समाज में इज्जत है। नवल किशोर जी, एक मिनट रोकता हूँ, उप प्रश्न है ये आप ही से है। लालू जी ने कहा कि उनका एजेंडा सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास नहीं है। अब मुझे ये एक्सप्लेन करिए सामाजिक विकास क्या होता है? उनका सामाजिक से सोशियोलॉजिकल सेंस में था, सोसाइटल सेंस में नहीं था, क्योंकि अगर सोसाइटी को लीजिएगा तो उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात आएगी। वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। तो वो सोशल जस्टिस कैसे किया बताइए ना, 43 सालों में 90 से 2023। मैं बता रहा हूँ फोकस वही था उनका। उन्होंने साफ कहा था कि हमारा सोच है, हालांकि उनके द्वारा यह प्रारंभ किया हुआ आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट से शुरू होता है, किसान आंदोलन में व्यापक होता है, लेफ्ट मूवमेंट से और विस्तार मिलता है, और जैसा कि आप जानते हैं लोहिया कटपुरी जेपी लाइन के तहत ये फाइनल स्टेज में लालू जी आते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वो प्योरली कास्ट जस्टिस की बात हो रही थी, वो सोशियोलॉजिकल सेंस में जस्टिस हो रही थी, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। सामाजिक न्याय में इकोनॉमिक न्याय शामिल नहीं था। नहीं प्रोफेसर साहब प्लीज, बहुत नहीं, ये सुनिए ना प्रोफेसर साहब, ये मैं आपसे माफी के साथ कह रहा हूँ, ये क्लासरूम लेक्चर नहीं है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का है कि जो जाति वर्षों से और कुछ माने में सेंचुरीज से उपेक्षा की शिकार रही, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी, उसको हक मिले, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, उसको हक मिले, आवाज देना उनकी प्राथमिकता थी। आप उसको हक मिला क्या? उसको हक मिला क्या? इस सर्वे में देख के उसको हक मिला क्या? लेट मी कंक्लूड। हम समय की मर्यादा समझते हैं और कंक्लूड। वो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं था। दूसरा था कि गवर्नेंस कोलैप्स कर गया था। यहाँ बैठे हमसे अधिक जानकार लोग हैं गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों डेफिसिट था। तो नीतीश ने इसको पिकअप किया
उन्होंने कोर पॉलिटिक्स जाति का, नीतीश कुमार स्टार्टेड एज ए कास्ट लीडर, उन्होंने सोशल जस्टिस को छोड़ा नहीं, लेकिन नहीं सर, नवल सर रुकिए, अभी अब रुकिए सर, चौधरी साहब